हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हिस्ट्रीलॉजी चैनल में। हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट हुई है जो हमारे आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे यूपीपीएससी के एग्ज़ाम आने वाले पीजीटी हिस्ट्री, उसके लिए भी ज़रूरी है, और पीजीटी DSSS भी, और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इनमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे पिछले पेपरों में से ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? ऑप्शन ए नाना साहेब को, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम को, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय को, या ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद को। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को। भारत का आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के प्रथम नेता कौन थे? राजा राममोहन राय। वे आधुनिक युग की प्रवृत्तियों से लैस लगातार भारतीय समाज की जड़ता के विरुद्ध लड़ते रहे। इस कारण उन्हें भारत का आधुनिक पुरुष माना जाता है। इनके जो विचार थे, उन्होंने जो सुधार किए थे, वो हमारे पिछड़े समाज में आधुनिकता लाने के लिए उन्होंने बहुत काम किए थे, इसलिए इन्हें आधुनिक पुरुष माना जाता है, क्योंकि यही पहले इंसान थे जिन्होंने समाज में परिवर्तन चाहा। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए शाह कातिम्बिनी गांगुली, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, या ऑप्शन डी कमला नेहरू। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एनी बेसेंट। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो थी एनी बेसेंट थी। इन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1917 की अध्यक्षता की थी। कहाँ पर? कलकत्ता में 1917 की। ये एक आयरिश महिला थी जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। कांग्रेस के प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज दूले, जो इलाहाबाद अधिवेशन 1888 के थे। सरोजनी नायडू, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, जो भारतीय थी। एनी बेसेंट जो थी आयरिश थी, और सरोजिनी नायडू जो थी ये भारतीय पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी 1955 कानपुर के अधिवेशन में। पिनली सेन गुप्ता कांग्रेस अधिवेशन 1933 कांग्रेस की अन्य महिला अध्यक्षता बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सागा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शन ए खतौली का युद्ध, ऑप्शन बी सारंगपुर का युद्ध, ऑप्शन सी सिवाना का युद्ध, या ऑप्शन डी खनवा का युद्ध। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खतौली का युद्ध। महाराणा सागा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खतौली के युद्ध में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। खतौली का युद्ध जो हुआ था वो 1517 से लेकर 18 में हुआ था। इब्राहिम लोदी व महाराणा सागा के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा सागा इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसमें? खतौली के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, या ऑप्शन डी शैव धर्म से। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैव धर्म से। त्रिपिटक जो हमारा ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका बौद्ध साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें इसकी संख्या 3 है, जिसमें विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक है। विनय पिटक में भिक्षुओं के आचरण संबंधी विचार दे रखे हैं। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन है। इसकी रचना में महात्मा बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों द्वारा पाली भाषा में की गई थी। यानी बौद्ध जी की मृत्यु होने के बाद उनके शिष्यों द्वारा ये ग्रंथ संकलित किया गया है, पाली भाषा में लिखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? ऑप्शन ए सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़ या ऑप्शन डी नागपट्टनम। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल। लोथल क्या है? एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। ये कई बार आ भी चुका है। इसकी व्याख्या क्या है? लोथल जो है एक हड़प्पा कालीन सभ्यता का बंदरगाह था। यह आधुनिक गुजरात के भोगवा नदी पर अवस्थित है। यहाँ अनाज के बड़े बड़े भंडारगृह, मुद्राएं, शंख का बना दिशा सूचक यंत्र व बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। लोथल से युग्म शवाधान के संकेत भी मिलते हैं। सिकंदरिया सिकंदर द्वारा उत्तर पश्चिमी भारत में बसाया गया एक नगर था। महास्थानगढ़ बंगाल में अवस्थित है और एवं नागपट्टनम कावेरी नदी पर स्थित बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था कौन था? जिसने हूणों को पराजित किया था वह कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी रामगुप्त। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। कैसे? स्कंदगुप्त का शासनकाल जो था 544 से लेके 567 तक था। गुप्त साम्राज्य पर हूणों का आक्रमण हुआ, जिसका विवरण तत्कालीन साहित्य स्रोतों व भीतरी स्तंभलेख में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में मलच्छ यानी कि हूणों को स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान मिलता है। चंद्र ग्रंथ परिच नामक ग्रंथ में महेंद्र सेन कुमारगुप्त प्रथम के पुत्र द्वारा हूणों पर विजय का उल्लेख मिलता है। तोड़ माणवय मिहिर कुल हूणों के प्रमुख शासक थे, जिसका उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति हेनसंग के वर्णन में मिलता है। मालवा शासक यशोवर्मन ने भी हूणों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण या ऑप्शन डी राजतरंगिणी। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कल्हण की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है, जो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। यह संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है, जिसमें 8 तरंग और 800 श्लोक हैं। पुस्तक में निष्पक्ष इतिहास क्रम व ढंग से विवरण दिया गया है। इसमें राजनीति के अलावा नैतिकता सदाचार पर भी प्रकाश डाला गया है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य और इंडिका के मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? ऑप्शन ए जूनागढ़ में, ऑप्शन बी भीतरी में, ऑप्शन सी नासिक में, ऑप्शन डी सांची में। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जूनागढ़ में। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। इसकी व्याख्या है, रुद्रदामन प्रथम जो कि पश्चिमी भारत का क्षत्रप था, इसके बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख से यह भी पता चलता है कि तत्कालीन समय में जूनागढ़ का राज्यपाल सुविशाख था। इसने सुदर्शन झील का बांध का पुनः निर्माण कराया था। भीतरी अभिलेख का संबंध गुप्तों से है तथा नासिक अभिलेख का संदर्भ सातवाहनों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजय, ऑप्शन डी बलबन। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का प्रथम शासक था। वह इलबारी मामलुक दास इस वंश के अन्य नाम से जाना जाता था। 1206 से लेकर 1290 तक इस 1206 से 1290 ईस्वी के समय गुलाम वंश का शासन संस्थापक माना जाता है। ये इसका तर्क सत्य नहीं, क्योंकि इस वंश के अधिकतर शासक गुलाम नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक व दास वंश का संस्थापक था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ऑप्शन ए प्रताप रुद्रदेव,
ऑप्शन बी रामचंद्र देव, ऑप्शन सी मलिक काफूर या ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी का देवगिरी अभियान हुआ था 1707 से 8 में। इस अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर को दिया गया था। इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। देवगिरी अभियान में छोटे से युद्ध के बाद रामचंद्र देव ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे बंदी बनाकर अलाउद्दीन खिलजी के पास ले जाया गया, जहां उसके साथ समानतापूर्वक व्यवहार किया गया और इसे राय रायन की उपाधि व एक स्वर्ण छत्र गुजरात का नौसारी जिला भेंट किया गया। संभवतः रामचंद्र की पुत्री झटियापाली का विवाह भी अलाउद्दीन से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी ने, ऑप्शन बी शेरशाह ने, ऑप्शन सी हुमायूं ने या ऑप्शन डी अकबर ने। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अकबर ने। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। ये मुस्लिम शासक ने। मुगल शासक अकबर ने सामाजिक वर्ग के विकास की नीति अपनाई और कल्याणकारी निरंकुश राज्य की अवधारणा पर जोर दिया। इस नीति के फलस्वरूप उन्होंने बहुत से कल्याणकारी कदम उठाए जिनसे धार्मिक विभेदों की समाप्ति का संकेत समझा जा सकता है। इन कदमों से कुछ शासन के शुरुआती दौर में उठाए गए थे, जैसे कि 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति इनमें से ही एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? ऑप्शन एक दानशाला था, ऑप्शन बी एक खैराती अस्पताल था, ऑप्शन सी एक पुस्तकालय था या ऑप्शन डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक ये खैराती अस्पताल। दारुल शफा क्या था? एक खैराती अस्पताल। खैराती मतलब मुफ्त अस्पताल था लोगों की जनसेवा के लिए। इसने एक अस्पताल की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने भी कल्याणकारी कार्यों में अपनी दिलचस्पी ली और फिरोज शाह तुगलक ने महत्वपूर्ण स्थान है इसमें। उसने दारुल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की। फिरोज तुगलक को कुछ इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा है। उसने रोजगार हेतु एक अन्य कार्यालय या दीवानी खैरात नाम का विभाग भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ऑप्शन ए जमींदारों के साथ, ऑप्शन बी ग्रामीण समुदाय के साथ या ऑप्शन सी मुकदमों के साथ या ऑप्शन डी किसानों के साथ। हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जमींदारों के साथ। बंदोबस्त स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त का इसका एक और नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था की यह विशेषता रही है। इसके अंतर्गत सरकार ने जमींदारों को भूमि का मालिक माना और किसानों की दशा कृषि मजदूर जैसी हो गई थी। जमींदारों को भू राजस्व वसूली का कार्य सौंपा गया, जिसके बदले में उन्हें भू राजस्व का 1/11 भाग मिलता था। लंबे विचार विमर्श के बाद 1793 में इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार में प्रारंभ किया गया। इस व्यवस्था को बाद में उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिलों व बनारस में भी लागू किया गया। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमें कमेंट भी करें। और धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकन पर टिक करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके।